बेसिकली आज मेरा लेक्चर नहीं था, लेक्चर मोस्टली मीर डोगर साहब का था, जो हमारे ट्रैक्टर रेगुलेशन हैं, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है एक सब्जेक्ट है पूरे का पूरा, क्योंकि कैमरा के अंदर का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि 2 टीयर सिस्टम है। एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है विच इज एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 26 ऑफ द कैमरा ऑर्डिनेंस, और उसके मेंबर्स हैं, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैकेनिज्म क्या है कंप्लेंट लॉन्च करने का, और उसके बाद उसकी कंपोजिशन क्या है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की, और प्रोसीजर क्या है रिकमेंडेशंस को अथॉरिटी के सामने जो है वो सबमिट करने का, और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स उसके ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 26 फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, यहाँ पे ये चीज आप काइंडली देखिएगा कि कैमरा यहाँ पे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का सेक्शन 26 का 1 वाला काइंडली देखें। The federal government shall by notification in the official gazette establish council of complaints at Islamabad, the provincial capital, and also at such other places as the federal government may determine। तो यहाँ एक कंसेप्ट बात लोगों के यहाँ ये है कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है इसके मेंबरान जो है उनकी जो कंपोजिशन है उनकी तैनाती पैमरा करता है, तो कतन पैमरा नहीं करता। उनकी तैनाती फेडरल गवर्नमेंट करती है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबरान की, और चारों सूबों में इसके प्रोविंशियल जो है ऑफिस हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के, और एक इस्लामाबाद में है। लेकिन अगर कल को सपोज फेडरल गवर्नमेंट डिटर्मिन कर लेती है कि टीवी चैनल्स बहुत सारे जो है ना वो लॉन्च हो रहे हैं, मुल्तान से भी लॉन्च हो रहे हैं, और वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मुल्तान में भी इस्टेब्लिश करना चाहें वहां पे भी, तो कदगन नहीं है वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो कंपोजिशन है इसकी वो मैंने बताई है चारों सूबों में प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के ऊपर, और एक फेडरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, और इनकी कंपोजिशन तैनाती जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की जो तैनाती थी ये तमाम की तमाम फेडरल गवर्नमेंट करती थी बगैर एडवर्टीजमेंट के। एक केस सिंध हाई कोर्ट में ARY ने फाइल किया कि इनकी तैनाती जो है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबरान की जो है वो थ्रू ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए, थ्रू एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, उनका इंटरव्यू कंडक्ट होना चाहिए। तो उसके बाद वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को इंडोर्स किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक इशू था, वो मैं बताता चलूँ। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के जो मेंबरान की तैनाती होती है ये ऑनरी पोजीशन है, तो सैलरी वगैरह इसमें नहीं पे की जाती काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के मेंबरान को या चेयरपर्सन को। उस हवाले से पैमरा का ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखा कि इसमें जिस प्रोफेशनल आदमी जो है किसी को भी वो ऑनरी पोजीशन के लिए हम खुद से वो CV थ्रू एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट आती है तो अप्लाई वगैरह उसमें नहीं करेगा। उनको तो रिक्वेस्ट की जाती थी, डॉक्टर मेहदी हसन साहब थे इसके जस्टिस रिटायर्ड, बहुत सारे इसके चेयरपर्सन रहे हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स से, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते, डॉक्टर सुगरा सदर रही है मेंबर इनकी, आपके हारून रशीद साहब यहाँ पे मेंबर रहे हैं इस्लामाबाद में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में, तो साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो थे वो इसके चेयरपर्सन रहे हैं इस्लामाबाद काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के। तो इस हवाले से उनको रिक्वेस्ट हम करते थे कि ये एक अच्छा फोरम है, आपको इसमें आप अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपनी जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि आप इसको एडवर्टाइज जरूर करें, फेडरल गवर्नमेंट करे, और उसके बाद थ्रू एग्जेक्टिव सर्च जो लोग इस काबिल हैं, मतलब प्रोफेशनल आदमी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको भी इस लिस्ट के अंदर ऐड करें, और वहां से स्क्रूटनी करके मेरिट के ऊपर इन लोगों की तैनाती की जाए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के जो मेंबर। ईच काउंसिल शैल receive and review complaints made by a person or organization from the general public against any aspect of program broadcast or distributed by a station established through a license issued by the authority and render opinion on such complaints। मैं यहाँ पे सेक्शन जो 26 का 2 है और 5 इसको मैं बाद में डिस्टिंग्विश करूंगा कि इन दोनों के दरमियान और लेटेस्ट जो इसके ऊपर केस लाया है इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन होगा, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, each council shall receive and review complaints made by a person or organization from the general public against any aspects of programs। तो प्रोग्राम्स की आपके माइंड में क्या आता है कि क्या चीज है जिसका नाम प्रोग्राम हमने रखा हुआ है, या इस लेजिस्लेचर में इसका नाम प्रोग्राम रखा है? सर जो भी चीज टीवी पे टेलीकास्ट होगी उसको आप क्या सकते हैं? जी, एनी आइडिया? तो ये टीवी चैनल में जो भी प्रोग्राम होते हैं और वो जो अगेंस्ट उनकी पॉलिसी के हैं। प्रोग्राम, सिर्फ वर्ड प्रोग्राम से आप क्या मीनिंग लेंगे? एक सपोज न्यूज बुलेटिन चल रहा है, एक वो प्रोग्राम है जिस तरह पावर प्ले है या कोई कैपिटल टॉक है, किसी और एंकर पर्सन का कोई भी प्रोग्राम है वो चल रहा है, तो आप प्रोग्राम की आपके माइंड में एक स्केच क्या आता है कि प्रोग्राम क्या है? एनी टेलीविजन कास्टिंग जो भी आप ऑन एयर करेंगे तो उसको प्रोग्राम कहेंगे। किसी भी तरह का कोई मैटर जो होगा, कंटेंट होगा, अगर ऑन एयर होगा तो प्रोग्राम का। ठीक है, डेफिनेशन क्लास में है 2T। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, अमूमन जो लिटिगेशन होती है उसके अंदर वो कहते हैं जी फलां प्रोग्राम के अंदर ये प्रोग्राम बैन करें, ये जो है ना तो ये प्रोग्राम की डेफिनेशन में फॉल करता है, ये प्रोग्राम था, ये न्यूज़ बुलेटिन था, उसमें थोड़ा सा था तो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको।
2D. हाँ 3. Program means the systematic broadcasting of visual or sound image by a broadcast station but does not include an advertisement. तो जो डेफिनेशन क्लास पैमरा ऑर्डिनेंस के अंदर दी गई है इसमें से बाकी तमाम चीज़ें तो उसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, चाहे वो साउंड इमेज है या बाकी कोई भी ऑडियो वीडियो है, तो उस हवाले से, लेकिन इसमें एडवर्टीजमेंट को एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 26 के ऊपर आज, उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक एरर था इसके अंदर जो है लेजिस्लेचर का कतन ये मकसद नहीं था कि एडवर्टीजमेंट को एक्सक्लूड करना, बाकी चीज़ों के अंदर ये चीज़ शामिल है। सेक्शन 26 को आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा इसमें इंक्लूडेड है ARY वो पैमरा वर्सेस ARY वाली जजमेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा कोई एडवर्टीजमेंट भी होगी, कोई प्रोग्राम भी होगा, कोई कंटेंट किसी किस्म का भी ऑन एयर होगा, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, तो प्रोग्राम की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा और अकॉर्डिंगली काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स उसके ऊपर कॉग्निजेंस अपनी ले सकती है। नंबर 3 ये कंपोजिशन के रिगार्डिंग है। Each council shall consist of a chairperson and 5 members being citizen of eminence from the general public. Again, general public at least 2 of whom shall be women. तो यहाँ पे ये कंपोजिशन होगी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की, एक चेयरपर्सन उनके होंगे और 5 मेंबर्स जो हैं होंगे तमाम प्रोविंसेस के अंदर सेपरेट जो है, और ये जनरल पब्लिक में से होंगे। ये कंसेप्ट थोड़ा सा जो है ना, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करते जाते हैं। पैमरा का इनमें से कोई भी मुलाजिम जो है या एम्प्लॉई जो है पैमरा का, वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का पार्ट नहीं होता। जो हमारे रीजनल डायरेक्टर होते हैं हर प्रोविंसेस में, जो रीजनल ऑफिस हैं, वो रीजनल डायरेक्टर जो रोल प्ले करते हैं एज अ सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, लेकिन उनकी कतन इसमें ना तो वो अपना ब्रॉडकास्ट करते हैं, ना ही वो डिसीजन में मेंबर है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के, ना ही उनकी ओपिनियन को इस हवाले से कंसिडर किया जाता है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स एक इंडिपेंडेंट जो फोरम है जो दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद अपनी रिकमेंडेशन जो है वो अथॉरिटी के सामने रखता है। The council shall have the power to summon a licensee against whom a complaint has been made and call for his explanation regarding any matter relating to its operations. तो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के सामने जब कंप्लेंट फाइल होगी तो उसके पास ये पावर है तो वो लाइसेंसी को और उसको एक्सप्लेनेशन वगैरह नोटिस समन इशू करेंगे, फलान डेट को हेयरिंग है, ये कंप्लेंट है आपकी और इसके अगेंस्ट आप अपना रिप्लाई सबमिट करते हैं। The authority shall formulate rules for the function of and operation of Council of Complaints within 200 days of the establishment of the authority. काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के रूल्स जो हैं वो फ्रेम हो चुके हैं, जिनका नाम है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स रूल्स 2010 जो है, उसके अंदर सारे का सारा इसका मैकेनिज्म, कंप्लेंट आपने कैसे फाइल करनी है, समन कैसे इशू करना है, कितने दिनों के अंदर आपने इसकी कंप्लेंट की जो है वो डिस्पोजल करनी है, और जब ये हियरिंग करने के बाद रिकमेंडेशन जो है अथॉरिटी के सामने सबमिट करने का मैकेनिज्म और प्रोसीजर क्या होगा, उसका तरीकाकार वहां पे सारा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के रूल्स में उसको एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 5, the council may recommend to the authority appropriate action of censure, fine against a broadcast or CTV station or a licensee for violation of the codes of program content and advertisement as approved by the authority as may be prescribed. तो यहाँ पे आप देखें, अगर कल मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा इस इशू को, जो ये सेक्शन 26 का सब सेक्शन 5 है, पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास आप यहाँ पे अगर देखें दी काउंसिल मे रिकमेंड, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि काउंसिल मे डिसाइड, द काउंसिल मे रिकमेंड टू द अथॉरिटी अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ सेंश्योर, वार्निंग वगैरह, फाइन अगेंस्ट अ ब्रॉडकास्ट और सीटीवी स्टेशन, और दूसरा ऑप्शन क्या है, फाइन। और फाइन की लिमिट वही होगी जो सेक्शन 29 के अंदर मैंने कल एक्सप्लेन की थी कि मैक्सिमम अथॉरिटी के पास जो फाइन इंपोज करने की पावर है वो 1 मिलियन है। तो लिहाजा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स भी जो रिकमेंड कर सकती है वो 1 मिलियन तक फाइन इंपोज कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके ऊपर सेक्शन 26 का 2 जो है, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, जो लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है उसकी डिविजन में। Each council shall receive and review complaints made by a person or organization from the general public against any aspects of program broadcast or distributed by a station established through a license issued by the authority and render opinion on such complaints. तो मंसूर अली शाह साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू इस चीज को डिस्टिंग्विश किया है 2 को और 5 को, कि 5 के अंदर तो ये लिमिट है उनके ऊपर मेंबरान के ऊपर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के ऊपर के सेंश्योर और फाइन, लेकिन सेक्शन 26 है इसका सब सेक्शन 2 है, उसमें लिखा हुआ है कि एनी एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम, और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड रेंडर ओपिनियन ऑन सच कंप्लेंट। तो अपनी ओपिनियन उसके ऊपर दे सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बैन होना चाहिए, ये प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, ये ऑब्जेक्शनेबल है, इसके ऊपर लाइसेंस इसका सस्पेंड होना चाहिए या लाइसेंस अपना रिवोक होना चाहिए। तो अब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास इस जजमेंट के बाद
तमाम वो इख्तियारात हैं और पैमरा 2 टीयर सिस्टम पे आप जो है ना, जो एक्चुअली हमारे ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ भी है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स एंड अथॉरिटी। तो पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को आप रजू करेंगे, सबसे पहले वहां पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। इवन पैमरा खुद से भी एक्शन लेना चाहता है। हमारा वहां पे कोर्ट के सामने ये इशू था कि अगर रात के कोई टाइम ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन एयर होना शुरू हो जाता है जो कि आर्टिकल 19 की वायोलेशन में ऑन एयर हो जाता है, फ्रेंडली रिलेशन है हमारे स्टेट के खिलाफ या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस कंटेंट की वजह से पैदा हो सकती है, उस सूरत में कैमरा क्या करेगा? तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको उस सूरत हाल के सामने नजर रखते हुए ये कहा है कि पैमरा ने भी अगर एक्शन लेना है उस कंटेंट के ऊपर ऑब्जेक्शनेबल, पैमरा फौरी तौर पर एक्शन लेके वो मैटर जो है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को रेफर कर देगा और सबसे पहले काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स उस कंटेंट के ऊपर अपनी ओपिनियन देगी कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, नहीं है, वायोलेशन हुई है या नहीं है, और उसके बाद जो है पैमरा उन रिकमेंडेशंस को कंसीडर करेगा, जो है अकॉर्डिंग विद लॉ उसके ऊपर अपना डिसीजन लेगा प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये प्रेजेंटेशन मौसम भी डॉक्टर साहब ने बनाई हुई थी, तो मैंने अपने हिसाब से जरा आप लोगों को ऑलरेडी कुछ चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन कर दी। जी 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 ये देखें, रूल 8 है, उसका सब रूल 4 है। काउंसिल शैल आल्सो टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सच मैटर्स एज रेफर्ड टू इट बाय द चेयरमैन और अथॉरिटी एंड रेंडर इट्स ओपिनियन। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऑलरेडी हमारे रूल जो थे उसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी कि पैमरा खुद से या चेयरमैन या अथॉरिटी जो है वो किसी भी मैटर को काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को रेफर कर सकते हैं और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स उसके ऊपर ओपिनियन देगी। आगे रूल 8 है हमारा, जो है इसका सब रूल 6 है। काउंसिल शैल कीप द अथॉरिटी इन्फॉर्म्ड ऑन द फीडबैक एंड पब्लिक रिस्पांस टू द कंटेंट क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द सेम। रूल 9 है जी, चेयरपर्सन ऑन ये प्रोसीजर है कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की मीटिंग कैसे होंगी और तरीकाकार क्या होगा रिकमेंडेशंस जो हैं वो देने के लिए। ये पैमरा रूल्स 2010 हम जो है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। रूल 9 है इसमें, the chairperson or in his absence the member elected by the member shall preside the meeting, 1/3 of the total members shall constitute a quorum। तो यहाँ पे members टोटल जो हैं कितने हो गए चेयरमैन को इंक्लूड करके? 6। तो quorum कितने का हो जाएगा पूरा? 1/3 है। दो का सर, 2 का होगा ना, 1/3। अगर वो टाई हो जाता है फिर क्या करेंगे सर? 5 मेंबर और एक चेयरपर्सन। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में वो पांचों मिल के, अच्छा 3 और 2 की रेशो से वो एक चेयरमैन को डिसाइड कर लेंगे कि जी हम, अगर चेयरमैन एग्जिस्ट करता है सपोज, ठीक है, चेयरमैन भी एग्जिस्ट कर रहा है फिर चेयरमैन को भी उसमें शामिल हो जाता है ना, चेयरमैन एग्जिस्ट करता है। जी, तो quorum कितना बनेगा मीटिंग के लिए? quorum पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर उनका आपस में दोनों का टाई हो जाता है तो फिर दोबारा काउंसिल को मैटर जो है हो जाएगा। मेंबर शैल हैव अ रीजनेबल नोटिस ऑफ द टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, डिसीजन शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड इन केस ऑफ ए टाई चेयरपर्सन और मेंबर शैल हैव द कास्टिंग वोट, जो मेंबर मीटिंग प्रिसाइड कर रहा होगा। और रिकमेंडेशन सर आप सॉरी, 2 बंदे सर आप कह रहे हैं कि वो भी कोरम को इनिशिएट कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को इनिशिएट करके प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन दोनों में से चेयरमैन भी होगा? अगर हैं ही 2, सपोज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं 2 पर्सन जो हैं, हाँ। उनमें से एक डिसाइड कर लेते हैं कि आप मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, और 2 ही बंदे हैं ना, कोई एक दूसरे कह रहे हैं कि आप मुझे कोई ऑब्जेक्शन या मीटिंग प्रिसाइड करें, तो मीटिंग को प्रिसाइड वो कर लेंगे और कोरम भी पूरा है इस रूल के मुताबिक जो है 1/3 आप देखें तो लिखा हुआ है, वो 2 से पूरा हो जाएगा। चेयरमैन का एज वो जो अगर उनका पोजीशन वोट होनी किसी जरूरी जगह है, पे तय हो जाता है उस सूरत हाल में दोनों को आपस में ही डिफरेंस आ जाता है, 2 ही मेंबर है मीटिंग अटेंड कर रहे, तो फिर वो दोनों डिसाइड नहीं करेंगे उसको, वो फिर दोबारा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास जाएगा। All recommendations shall be made in writing. Council shall dispose of the complaints within a period of 40 days. तो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में बेसिकली ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने कॉग्निजेंस लेनी है और मैटर को 40 दिनों के अंदर विद इन 40 डेज पीरियड जो है उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है अपने रिकमेंडेशंस के लिए। आगे आने मैं बात है प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है जब अथॉरिटी के पास आ जाएगी तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करना है, इसको काइंडली गौर से देख लीजिएगा। द अथॉरिटी में अप्रूव
रूल 10 है, जब रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की आ गई हैं अथॉरिटी के सामने, पैमरा आ गई हैं और पैमरा ने उनको कैसे उसके ऊपर एक्शन लेना है, पैमरा के पास क्या एज पर स्टैट्यूटरी रूल्स अवेलेबल है जो पैमरा और रिकमेंडेशन के ऊपर एक्शन ले सकता है, वो क्या है वो पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। द अथॉरिटी मे अप्रूव, आगे वर्ड आर यूज हुआ है, आर डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन व्हाइल रिगार्डिंग रीजन इन राइटिंग, आर पास सच ऑर्डर एज डीम अप्रोप्रिएट, और रेफर द मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स फॉर रिकंसिडरेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे ये बताएं अथॉरिटी के पास क्या क्या ऑप्शन है। सर वो उसको सस्पेंशन कर देगी, उसका लाइसेंस उसको फाइन कर देगी। ये बात डिस्कशन ही नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेशन की बात हो रही है। अगर रिकमेंडेशन आ गई, हम रिकमेंडेशन को हम डिस्कस नहीं कर रहे कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या रिकमेंडेशन है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की, ये डिस्कस कर रहे हैं कि बोर्ड के सामने जब आ गई हम वो रिकमेंडेशन, तो बोर्ड उन रिकमेंडेशन के साथ क्या क्या जो है ना उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। डिसएग्री कर सकता है उससे और वापस भेज के डिमांड ड्रॉप कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, द अथॉरिटी मे अप्रूव, नंबर 1 आगे लिखा है आर डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन बाय रिगार्डिंग रीजन इन राइटिंग। अब यहाँ पे हम स्टॉप लगाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब उसने अप्रूव करना है बोर्ड ने या अथॉरिटी ने, तो क्या उसके लिए फिर भी रीजनिंग देनी जरूरी है, या डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर रीजनिंग देनी जरूरी है? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, आर को यहाँ पे डिसजंक्टिवली पढ़ेंगे या कंजंक्टिवली पढ़ेंगे जी? फिर तो जब अथॉरिटी ने उसकी रिकमेंडेशन को आर का वर्ड क्यों यूज हुआ है दोनों सूत्रों में लिख दिया जाता, तो उस सूरत में वो रीजनिंग देनी है जब उनको एग्री कर रहे हैं उनके साथ, उन रिकमेंडेशंस के साथ अप्रूव कर रहे हैं, सिंपल लिखा हुआ अप्रूव। आगे सेकंड ऑप्शन आ रहा है आर डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन, आगे देखिए वहां पे आर या कोई कॉमा कोई चीज नहीं यूज हुई, आर डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन व्हाइल रिगार्डिंग रीजन इन राइटिंग। अगर डिसएग्री करना है तो उसके लिए उनको रीजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि हम उनकी रिकमेंडेशन को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे, उसकी ये वजूहत है, ये बैकग्राउंड है, ये रीजनिंग है जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे। नंबर 3 आर पास सच ऑर्डर एज डीम अप्रोप्रिएट, आर रेफर द मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स फॉर रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पे जो आर है, आर का वैसे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसकी इंप्लीकेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली आपको ड्यूअल नेशनलिटी वाला जो केस है साकम अंसार साहब भी है कि आर को जो है आप डिसजंक्टिवली भी पढ़ सकते हैं, कंजंक्टिवली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसकी देखेंगे इंटरप्रिटेशन क्या बनती है, सेंस क्या देती है ये चीज जो है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अथॉरिटी के पास 3 ऑप्शन है बेसिकली कि वो उनको रिकमेंडेशन को जब आ जाएंगी उनको एज इट इज अप्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद आप डिसएग्री अगर कर रहे हैं तो आपको फिर रीजनिंग देनी पड़ेगी कि आप काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के रिकमेंडेशन के साथ एग्री क्यों नहीं कर रहे, और फिर पास सच ऑर्डर एज डीम अप्रोप्रिएट, और फिर आप अप्रोप्रिएट जो भी ऑर्डर समझते हैं वो आप पास कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी है, अगर आप खुद से ऑर्डर पास नहीं करना चाहते, आप अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ वो मैटर दोबारा काउंसिल को भी वापस में रिमांड कर सकते हैं कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर दोबारा इसको रिकंसिडर करें और दोबारा अपनी रिकमेंडेशन भेजिए। ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का मैकेनिज्म जो है मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। तमाम सूबों के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स हैं, ये काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा। पैमरा का कोई मुलाजिम नहीं होता, पैमरा का रीजनल डायरेक्टर जो होता है एज सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स काम करता है। फेडरल गवर्नमेंट इन तमाम मेंबरान की तैनाती करती है और 40 दिनों के अंदर अंदर उन कंप्लेंट के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन अथॉरिटी के सामने रखनी होती है। 1/3 उसका कोरम होना चाहिए जो है, और उसके बाद उनके पास पावर्स तमाम है, ओपिनियन अपनी लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में तमाम इश्यूज के ऊपर वो दे सकते हैं कि ये प्रोग्राम ऑन एयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए या रिवोक होना चाहिए, या ये फाइन्स के ऊपर या वार्निंग, ये तमाम अपनी प्रोग्राम्स के ऊपर अपनी ओपिनियन जो है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स अथॉरिटी को दे सकती है। बोर्ड के पास अथॉरिटी के पास ये ऑप्शन है कि जब रिकमेंडेशन आ जाए तो उनको अप्रूव भी कर सकते हैं एज इट इज। अगर डिसएग्री करेंगे तो उनको रीजन देनी पड़ेगी अथॉरिटी को कि क्यों हम डिसएग्री कर रहे हैं, और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि उस मैटर को वापस दोबारा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को रिमांड कर सकते हैं कि इसको दोबारा इस इशू को जो है कंप्लेंट को रिकंसिडर किया जाए और दोबारा अपनी रिकमेंडेशन जो है बोर्ड के सामने रखी जाए। तो इसके साथ ही मेरा भी टॉपिक जो है ना वो एंड है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स वाला। इसके हवाले से क्वेश्चन है सर डीजी ऑपरेशन साहब आ गए हैं, लेक्चर पहला उनका था कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, तो उस टाइम वो एक मीटिंग में दिए हुए थे मिनिस्ट्री, तो अभी वो पहुंच रहे हैं, साहब बैठे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मैं आप स्टेडियम के हवाले करूँ, बताइए प्लीज। सर इसमें रूल 9 टू क्लास 6 में आपने कहा कि विद इन 40 डेज उनको उसको एग्री और डिसएग्री करना है। अगर वो एग्री करते हैं नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा, नहीं रूल मैंने ये नहीं कहा कि विद इन 40 डेज उन्होंने डिसएग्री करना है या एग्री करना है। मैंने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास जब आप कंप्लेनेंट हैं, आपने कंप्लेंट काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के सामने लॉन्च कर दी है,
काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने 40 दिनों के अंदर दोनों पार्टीज को, कंप्लेनेंट को और लाइसेंसी को सुनने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो 40 दिनों के अंदर एज पर रूल्स वो बोर्ड को, अथॉरिटी को भिजवाएं। सर उन्होंने जब अपनी विद इन 40 डेज जब अपनी रिकमेंडेशन बोर्ड को भेज दी, तो सर देखिए कोई भी होता है ऑर्डर होता है या डिसीजन होता है, उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। इसके अगेंस्ट जो अपील होगी वो दोबारा किसको की जाएगी, नंबर 1 क्वेश्चन। सर नंबर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट के अदारे हैं उनकी तमाम की कंप्लेंट्स, अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जो वायलेशन है तो उसकी कंप्लेंट वफाकी मुंसिफ को की जाती है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर वो काम नहीं, डिसीजन के अगेंस्ट वफाकी मुंसिफ को कंप्लेंट की जा सकती है? यस सर। अगर मैंने कल भी अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, अगर कल वाला मेरा लेक्चर थोड़ा सा याद हो आप लोगों को, मैंने कहा था एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी may file appeal before High Court within a period of 30 days. काउंसिल ऑफ कंप्लेंट डिसीजन मेकिंग नहीं, उसका जो 40 दिनों के अंदर उन्होंने देनी है, अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, वो रिकमेंडेशन अथॉरिटी के पास आए। अथॉरिटी के पास ये 3 ऑप्शन है, अथॉरिटी में से जिसको भी चूज करेगी इसके ऊपर अपना ऑर्डर पास करेगी। वो ऑर्डर जो है वो अपीलेबल होगा अंडर सेक्शन 38 ऑफ कैमरा ऑर्डिनेंस, और जब आपके पास जुडिशियल रिव्यू की रेमेडी अवेलेबल है उस ऑर्डर के अगेंस्ट अथॉरिटी पास करेगी, तो कंप्लेंट जो है वो किस तरह वफाकी मुल्क से ये करेंगे, आप अपील कर सकेंगे उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के सामने कि इसके अंदर ये उस ऑर्डर का क्या टाइम पीरियड है? क्योंकि आपने ये बताया ना कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट 40 विद इन 40 डेज उसकी रिकमेंडेशन अपनी रिकमेंडेशन दे देगा रिगार्डिंग दिस मैटर, पर्टिकुलर मैटर। अब बोर्ड ने उसके ऊपर फाइनल वर्डिंग देनी है जी इन 3 सूरतों में। उसका मैकेनिज्म इस रूल्स फाइलेंट है, इसके ऊपर वो कितने दिनों के अंदर देगा। तो हमारे 30 डेज कब से स्टार्ट हो? जब कैमरा अपना इन राइटिंग ऑर्डर पास करे आपको कन्वे होगा। ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो भी रिकमेंडेशन अपनी वो आप लोगों को कन्वे नहीं होगी, कंप्लेनेंट को कन्वे नहीं होगी, ना लाइसेंसी को होगी, क्योंकि वो फाइनल ही नहीं है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप डिफाइन करें, यानी कि मैंने आज कंप्लेन की 1 जनवरी को हियरिंग होती है, डेफिनेटली उन्होंने दूसरी मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं। आप देखें काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी रिकमेंडेशन तक वो कोई पेनल्टी अटेंड नहीं की हुई। जब बोर्ड के सामने आनी है, हो सकता है बोर्ड उन रिकमेंडेशन से डिसएग्री कर ले, तो उनको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, या बोर्ड उनको रिमांड कर देता है तो फिर आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? तो मैं तो सर उसके ऊपर आना चाह रहा हूँ कि वो जो 40 डेज का जो टाइम पीरियड डिफाइन सर वो कहाँ पे गया? वो रिकमेंडेशंस की आता है कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट बाउंड है कि वो 40 दिन रिकमेंडेशन का जो कंप्लेनेंट है या जो भी पार्टी है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो जब तक बोर्ड से फाइनल नहीं होगी। सर उनको सुन लिया, कंप्लेनेंट को, लाइसेंसी को सुन लिया, अपनी फाइंडिंग्स उन्होंने भेज दी कैमरा को, ठीक है। आपको 40 दिनों के अंदर उन्होंने भेजनी है, ठीक है। बोर्ड उनको, जो हमारी अथॉरिटी है, उनको अप्रूव करती है, अभी तक फाइनली नहीं हुआ कोई जजमेंट जो है, तो उस वक्त तक उसको आप, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है, आपको कन्वे कर भी देते हैं कि हम इसके ऊपर फाइन इम्पोज रिकमेंड कर रहे हैं आपको, लेकिन जब तक वो कैमरा ऑर्डर नहीं इशू करोगे वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं होगा। अच्छा, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कोई भी चीज ऑन एयर जो हुई है, वो दोस्त में उन्होंने जो बताया था कि कोई भी चीज ऑन एयर टीवी चैनल के ऊपर हुई है, कोई लाजमी नहीं है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक जिसको आप टॉक शोज कहते हैं वो प्रोग्राम है। कोई भी चीज जो टीवी के ऊपर, चाहे एडवर्टीजमेंट है, कोई भी चीज ऑन एयर हुई है, वो प्रोग्राम की डेफिनेशन में फॉल करेगी। कोई भी कंटेंट आप उसको कंटेंट कहते हैं। इमदाद साहब, टाइम मद्देनजर रखना है आप लोगों ने, आपके गेस्ट आ जाने हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बताएं आप जल्दी से। सर कॉन्फिडेंशियल इसलिए नहीं होते, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, लेकिन हम कन्वे नहीं करते दोनों एप्लीकेंट को। जब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स अपनी रिकमेंडेशन देती है तो वो अमूमन उसी वक्त सुनने के बाद अनाउंस कर देती है कि हम आपके खिलाफ जो है, लाइसेंसी को बता देती है या कंप्लेनेंट को बता देती है आपकी कंप्लेंट जो हम इसको डिसमिस कर रहे हैं, या लाइसेंसी को बता देते हैं हम आपके ऊपर ये फाइन इम्पोज कर रहे हैं। रिकमेंडेशन इसमें लास्ट मेरे से ये जो ऑर्डर जो भी करती है अथॉरिटी, बोर्ड जो भी करता है, तो वो सर कोई भी बंदा ले सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है? जी ले सकता है, ले सकता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट। थैंक यू।